subscribe and press the bell icon to never miss any updates. देखो अभी अपने पास कुछ बच्चे जो 12th में उनका बोर्ड का भी एग्जामिनेशन होगा, कुछ बच्चों का हो भी चुका होगा, शायद जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे। तो ओवरऑल बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले तो प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। बताने के लिए तो मैं भी कुछ भी बतला सकता हूँ, ठीक है, और शायद वो अच्छा ही होगा, ख़राब तो नहीं होगा लेकिन हाँ, एक एक करके अगर हम अपने मन की भी प्रॉब्लम पूछ लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं ना अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो होने वाला तो एग्ज़ाम है ही, ठीक है, मतलब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब वैसे तो अब कोई चांस नहीं है, बट फिर भी अगर किसी के मन में होगी सर थोड़ा टल जाता तो नहीं। तो देखो कभी भी एग्ज़ाम होगा ना तो यही फील रहता है कि 5 दिन और मिल जाता। नहीं, कभी भी एग्ज़ामिनेशन दिया हो तो कभी ऐसा लगता हो कि मतलब ऐसे फालतू वाले चिन्ने मिन्ने एग्ज़ाम दे रहे हो तो अलग बात है नहीं, तो हमेशा लगता है ना जो बड़ा एग्ज़ाम रहता है तो हमेशा लगता है यार 2 दिन और मिल जाता ऐसा नहीं होता? मेरे साथ तो हमेशा होता था कि बस 2 दिन और मिल जाता तो बढ़िया कर लेता ठीक है ना। तुम लोगों के साथ नहीं होता है? तुम्हारे साथ होता है? हाँ, होता है। और किसके किसके साथ होता है? अबे ये सबके साथ ही हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब जैसे एग्ज़ाम आता है ना, ये डेट ऐसा आ गया, अब कल एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं लगता उस दिन की यार 2 दिन और चाहिए था नहीं, लगता नहीं है कि 99% तो आज हो ही गया था, बस 1% बाकी था, 2 दिन और मिलता तो हो जाता, और मान लो 2 दिन और हो जाता तो ये वाले टेंडेंसी का कोई जवाब है नहीं, ठीक है ना, मतलब ये हमेशा आपको लगेगा, ठीक है ना। और दूसरा वो वाला कि पढ़ तो बहुत सारा कुछ लिया है, याद कुछ नहीं आ रहा तो ये जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है ना, इन केस अगर देते हैं सीरियसली, ठीक है ना, तो उन सबके साथ ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये युगों से होता आ रहा है आपके और हमारे पेरेंट्स के और उनके भी पेरेंट्स के और उनके भी पेरेंट्स के, समझ में आएगा। तो इन दोनों इमोशंस को अपन ज़्यादा अपने ऊपर हावी तो नहीं होने दे सकते हैं, समझ में आएगा। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अपने मन में जो डाउट्स हैं कि ये वाली चीज़ कैसे करेंगे, क्योंकि देखो हम आज एक डिज़ायर तो है हमारे अंदर कि भाई हमें जेईई मेन जो है ना अच्छे से करना है। कुछ ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे, हो सकता है उन्होंने लास्ट ईयर जेईई मेन अच्छा किया होगा, हो सकता है लास्ट ईयर जेईई मेन अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन उनके मन में भी होगा कि यार एक बार जेईई मेन का तो एग्जामिनेशन बढ़िया हो ही जाए, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ढीठ से नहीं, और सोचते जेईई मेन के लिए थोड़ी पढ़ रहे थे, जेईई मेन के एग्जाम के पहले, बिफोर जेईई मेन, ऐसा सोचते हुए जेईई मेन का एग्जाम देते थे। जैसे ही जेईई मेन का एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आता है, साला इसमें भी नंबर नहीं आया, आगे क्या आएगा नहीं समझ में आया। मतलब ऐसे उनके मन में चलता रहता है कि यार जेईई मेन के लिए थोड़ी पढ़ा था मैंने, ये तो कर ही देंगे ना, जैसे होगा वैसे कर देंगे। और जैसे करके आते हैं और नंबर नहीं आता तो फिर यार इसी में नहीं आए, आगे क्या होगा। तो देखो आप भी फंसने वाले हो अगर ऐसी सोच रख रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो ये समझे कि जो थोड़ा सा फियर है ना, ये एक्चुअली हमारे काम करने का जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, उसको रोक तो देता ही है। मतलब आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा, ऐसा नहीं कि महसूस नहीं किया होगा। या फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार दिमाग में चल रही है, तो फिर काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं होता है जितनी एफिशिएंसी से काम होना चाहिए। और इन सब की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे दिमाग में बहुत बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, और लास्ट टाइम पे जब 2-3 महीने बचे रहते हैं तो ये सारे जो दिमाग में, मतलब हर एक बच्चे के नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मतलब अच्छा कर सकते हैं और उसके बावजूद अच्छा नहीं, क्योंकि 2 साल उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, या साल भर जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या उससे पहले भी उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो उस लेवल तक स्कोर नहीं कर पा रहे जिस लेवल पर उनको करना होता है, राइट। और उसका बस यही रीज़न है कि लास्ट टाइम अपने हम प्रिपरेशन को या अपनी जो भी तैयारी है, ठीक है ना, उसको मोमेंटम नहीं दे पाते हैं। रादर देन गिविंग अ मोमेंटम, रादर देन गिविंग अ पुश, हम बहुत ज़्यादा ऐसा डरा हुआ फील करते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत होता है, यानी कि दिन काटने के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहते हैं, समझ लो। तो अपन तो बस ऐसा सोचे कि वो जो बैटल ग्राउंड है जिस पे हमें विजय पानी है, वो बिल्कुल वैसा ही वाला केस है कि मतलब अर्जुन जो है काफ़ी डरे हुए थे लड़ने से पहले, और डर का रीज़न क्या था कि मन में बहुत सारे डाउट्स थे, पता नहीं है, पूरा भगवत गीता लिखा हुआ है उस पर, इतने डाउट्स किसके पास होते हैं यार ठीक है ना। तो अपने पास तो इतना नहीं है ना कि किताब लिखवा दोगे, नहीं ना, बस ठीक है।
तो हैंडल कर लेंगे ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो डाउट्स है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। अगर हम हर चीज़ की प्लानिंग करके स्टार्ट करें और बस उसको फॉलो करते रहें एटलीस्ट 80% 90%, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम एक तो पहले प्लानिंग करने में बहुत, समझ रहे हो, रिलैक्टेंट सा फील करते हैं, मतलब कुछ प्लान कर भी लेते हैं तो फिर लगता है कि ये थोड़ी पूरा होगा, ये अलग हम अलग नहीं, मतलब प्लानिंग करते समय ही ये दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं। हाँ, कभी कभी होता भी है, तो जैसे ही हो गया 2-3 दिन, तो इतनी खुशी हो जाती है अंदर से कि लगता है कि ठीक है अब आराम से चल रहा है। तो फिर उसके चौथे दिन क्या होता है, फिर से पढ़ाई खराब हो जाती है। मतलब हर केस में कहीं ना कहीं हम एक्सट्रीम्स को पकड़ के जीवन जी रहे हैं। तो हमारे को वही समझना पड़ेगा कि मतलब अगर आपसे 2 दिन रूटीन अगर एग्जीक्यूट हुआ, तो तीसरा दिन हमको नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ते रहना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना 2 दिन पढ़ने के बाद कि यार ऐसे पढ़ने लगे तो साला सब कंप्लीट ना हो जाए अल्टीमेट ठीक है। तो ये वाला भी बहुत गड़बड़ करता है कि 2 दिन पढ़ लिया और फिर तीसरा दिन फिर गड़बड़ हुआ और उसका शौक चौथे दिन बनता है और फिर 3-4 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर आते हैं हम एनर्जी के साथ कि फिर से अब कुछ करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो, तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ाई के बारे में ना सोचें, रादर देन हम सोचें किसके बारे में, टारगेट्स के बारे में, कि जो उस दिन का असाइन टारगेट है। तो अब हम एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं, या आप जो फील कर रहे हो, ठीक है ना, पहले तो अंदर उसको एक एक करके बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो पॉइंट्स अपन बोल देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आप सभी के वैसे ही होंगे। जो ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे उनको ड्रॉपर की तरह के डाउट्स होंगे, मतलब उनकी अपनी एक कहानी चल रही होगी। जो 12th वाले हैं उनकी एक अलग थोड़ी सी कहानी होगी, ठीक है ना। तो फिर भी अपन एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, सो दैट कि हम उसको एक एक करके डिस्कस कर पाएँ। समझ में आएगा। तो जो भी तुमको लगता है कि यार ये चीज़ हमारे को प्लान चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, ठीक है ना, समझ लो, तो वो चीज़ हम लोग आज एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जो भी 1-1.5 घंटा है। और मेक श्योर कि हम अगले 15 दिन तो एटलीस्ट उस प्लानिंग के साथ काम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और अच्छा लगने लगे प्लानिंग, तो थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है ना। फिर भी लगता है रिव्यू करने की जरूरत है, तो एक बार और हम लोग बैठ जाएंगे 1 घंटे के लिए। ऐसा कोई मतलब नहा के उस दिन भी आऊँगा, टेंशन की बात है ठीक है। तो एक बार लिखने की कोशिश करो कि क्या क्या तुम्हारे पॉइंट्स हैं, या क्या क्या तुम अभी सोच रहे हो, या कुछ भी नहीं सोच रहे हो कि ठीक है सर अब तो अगले साल का ही करना है हमारे को, या सेकेंड ड्रॉप या कुछ ऐसा, तो अलग बात है। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, बिल्कुल आप आराम से लिखिए। आप लिख कर लाए हैं क्या? तो चल वहीं से बोल, मैं लिखना चालू करता हूँ एक बार। एग्ज़ाम में नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, और ख़ासकर उन टॉपिक को तो तुम अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हो जो नहीं आते हैं, जो आते हैं उसी में नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम एंजाइटी और क्या है? एक ही दिन? चलो एक बार पहले तो क्वेश्चंस लिखा दो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। मतलब और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक, कैसन बा? ठीक बा बढ़िया चल रहा बा पढ़ाई? हाँ, या अमूल के डब्बा फाड़ फाड़ के खा रहा बड़ा? नहीं खाते अमूल? हाँ, आपने लिख लिया क्या कुछ? कौन सी क्लास में आप? 12+1 या 12? अच्छा, ड्रॉप। हाँ बताइए। बताओ बेटा। वो देख के भी लग रहा है
थोड़ा थोड़ा शेकी सा हो रहा है एकदम कि सर से क्या बोलूँ मैं। हाँ, कॉन्फिडेंस के अलावा रेगुलर वर्क नहीं हो पाता। और बस ये होगा तो और भी, ये मेजर है नहीं, इंटर रिलेटेड है क्या कुछ? ये लगता है कि इंटर रिलेटेड है कुछ आपस में, कुछ रेगुलर वर्क और कॉन्फिडेंस आपस में कुछ इंटर रिलेटेड हो? नहीं। और किसी का पॉइंट? हाँ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का रिवीजन करें या फिर वीक टॉपिक जो है वो करें, यही है ना? टाइम कैसे मैनेज करें इसमें? वीक टॉपिक का मतलब प्रैक्टिस करें जो भी है, इसका टाइम कैसे मैनेज करें? और ये हाँ, हाँ मतलब वीक आगे नहीं बढ़ रहा है और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो अपन आराम से कर पा रहे हैं, यही है ना? ये जो वीक टॉपिक्स है उनकी दिक्कत आ रही है टेस्ट में। कृपया नाम ना लें नहीं तो क्या है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जाएगा और कुछ बच्चे खुश हो रहे होंगे कि अच्छा इनका तो बर्बाद है, मतलब मेरा अच्छा हो जाएगा हाँ, लर्निंग इन मतलब याद करने वाला कुल मिला के यही है ना? ठीक है। हाँ, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड तेरे को फियर है, बस ये है ना? मतलब इसमें नेगेटिव होते हैं क्या कैलकुलेशन के कारण? होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं? मतलब इमोशंस भारी हो जाते हैं उस समय तेरे, मतलब एक में गलती हुआ तो फिर अब मन में वही चलने लग जाता है। हाँ, और उसके बाद उस डर से फिर अगला वाला भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अभी एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। जैसे अभी इसने एग्जामिनेशन के बारे में बात किया, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इस पे बात करें कि ये भी बहुत लोगों का कॉमन रहता है कि एग्जामिनेशन में नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, खासकर जो करे हुए होते हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि मतलब इसी की वजह से सिलेक्शन पे अफेक्ट आता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि पढ़ने का लेवल अगर सबका, तो मतलब ठीक है किसी का 80% होगा पढ़ने का लेवल, मतलब हमें पढ़ने मतलब लर्निंग की बात कर लो या फिर जो हमें आता है यूँ कह लो, ठीक है ना? किसी सब्जेक्ट में मान लो कि हम एक मैथ्स का ही कोई सब्जेक्ट पकड़ें, सीक्वेंस सीरीज़, तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि थ्योरी कैसी होती है, इसके सवाल कैसे हल होते हैं, जो मतलब नेचुरल फॉर्मेट के सवाल है। जो थोड़ा सा उटपटांग है उसमें तो कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो नेचुरल फॉर्मेट वाले सवाल हैं उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सबको आने के बावजूद सब इक्वली स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जेई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ता है, या काम करते वक्त सोचते वक्त ये दिमाग में रखना पड़ता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम इन्वॉल्व है। एक तो है कि सवाल पढ़ना, ठीक है ना, और आप नोटिस करना, अगर आप एनालिसिस करते हो अपने पेपर्स की, ठीक है ना, इन केस, ठीक है ना, तो अगर आप एनालिसिस करोगे ना अपने पेपर की, तो यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन रीडिंग की मिस्टेक रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब क्वेश्चन में कुछ लिखा रहता है या कुछ अलग ही लिखा रहता है, तुम कुछ अलग ही सोच रहे होते हो। आप बोलोगे सर मैं अलग क्यों सोच रहा होता हूँ, जब अलग लिखा होता है तो मैं अलग क्यों सोच रहा होता हूँ? तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि उस तरह का सवाल तुमने पहले किया होगा, और जब उस तरह का सवाल किया होगा तो उसमें कुछ और चीज़ होगी, और तुमको देखने के बाद पहला क्या होगा, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे पहले तुम्हें बोलेगा कि ये तो वही है,
और जब आपने सोच लिया ये तो वही है, तो उसके आगे की चीज सब वैसी दिखेगी। वो पता नहीं कैसे होता है, मतलब वो होता है कुछ, मतलब केमिकल लोचा या जो भी कह लो, ठीक है ना। तो वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा लैंग्वेज, क्योंकि मेन चीज तो हमको लैंग्वेज से ही पता चलती है कि सवाल होगा या नहीं होगा। लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है बहुत बार, तो आपको पहले से पता है कुछ ना हो रहा है इसमें, तो ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर हमने लैंग्वेज पढ़ा और हमको लगता है कि यार ये लैंग्वेज तो हमने कहीं पढ़ा है, देखा है, या इस तरह का सवाल हल किया है, तो बस ऐसा दिमाग में सब सेटिंग बैठ जाती है ना कि वो सवाल बिल्कुल वैसे ही दिखने जाता है, और बाद में जब निकलते हैं बोलते हैं यार ये तो कुछ अलग ही है। तो ये समझना कि इन सब क्वेश्चंस में बहुत छल हो रहा है हमारे साथ, और ये पेनलाइज कर रहा है हमारे सिलेक्शन को, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी फीलिंग आए तुम्हारे को दोबारे से, जब भी ऐसी फीलिंग आए, बहुत बार ऐसा होता भी है कि वही होता है नहीं, बहुत बार ऐसा होता भी है कि वही होता है, तो लगता है कि हाँ सब ठीक है, उसमें फिर हम इतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमको लगता है कि यार उसमें कुछ गलत हुआ, तो फिर लगता है कि यार ये तो चीज़ ही अलग पूछी गई थी। तो जब भी ऐसा पढ़ने के बाद फील आए, ठीक है ना, तो ये सब देखो, ये सब फीलिंग्स पे काम करना पड़ेगा। जब तक हम इन सब फीलिंग्स को सॉलिड तरीके से नहीं हैंडल करना सीखेंगे, तब तक हम एग्जामिनेशन में जो है ना इतना बढ़िया मार्क्स लेकर नहीं आ पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपन को खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद को ये समझाना पड़ेगा कि जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती है कि ये देखा हुआ है या ऐसा किया हुआ है, तो मेक श्योर कि अब उसको 2 सेकंड हम ज्यादा दे रहे हैं, ताकि हम बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि जो पूछा जा रहा है वो वैसा ही है या थोड़ा अलग है। बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वहां पे केयरफुली रीड कर लो। दो ही चीज है, या तो तुम केयरफुल होगे या तुम कैजुअल होगे। कैजुअल होगे तो क्या होगा कि तुम्हें लगेगा वैसा ही है, और बाद में पता चला अगर वैसा नहीं है तो सिलेक्शन के नहीं समझ में आया, वाट लग गई, ठीक है। तो हम लोग को वहां पे थोड़ा केयरफुल होना, जब भी ऐसी फीलिंग आए, और वो आती है फीलिंग, लेकिन फिर भी हम उसको कभी कभी क्या करते हैं ना कि सुपरसीड करके आगे बढ़ जाते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं ना यार, या फिर यूं कह लो बहुत सारे सवाल आगे गलत करने, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। तो भाई हमारा क्या है, जैसे कि अगर मैंने मान लो कि जब सब्जेक्टिव आता था तब की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं बता रहा हूँ। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, मेरे ज़माने में होते थे, मैं भी बहुत पुराना आदमी हूँ, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि 12 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई 5 भी सॉल्व करके आता था ना, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको बोलेगा 5 सॉल्व करके आता था, क्योंकि वो 5 जब सॉल्व करता था उसको कॉन्फिडेंस होता था कि ये सही है, और बाद में पता चलता था कि हाँ यार ये सही है। तो जब वो 5 तुमने किया और 5 के 5 सही किए, तो वो मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस देता ही देता है आपको जिंदगी में। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि तुमने टाइम दिया है ना, या तो टाइम मत नहीं देते, देख के छोड़ देते, नहीं 1 मिनट का टाइम दिया, सवाल पढ़ा, नहीं समझ में आया। क्योंकि देखो अभी मैं सारी चीजें जेईई मेन से रिलेटेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं जेईई एडवांस में नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं जितनी भी डिस्कशन, जितना भी पॉइंट बोलूंगा सब जेईई मेन, क्योंकि एक बार तुमने अगर जेईई मेन में अच्छा कर लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप आगे के लिए बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर से दोबारा उस साइकिल में जाना पड़ेगा जेईई मेन वाले में, ठीक है ना। तो हम लोग ये पहले समझे कि हम जो सवाल करेंगे मैथ्स का, खासकर हो सकता है फिजिक्स में थोड़ा लैंग्वेज इन्वॉल्व हो, केमिस्ट्री में थोड़ा लैंग्वेज इन्वॉल्व हो, लेकिन मैथ्स का खासकर जेईई मेन का जो सवाल होता है ना, उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, आपको केयरफुल होना। जैसे ही आप सवाल देखो, आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि क्या पूछा है एग्जैक्टली, वो एक बार देख लें, इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा तुम्हारा। क्योंकि जेईई मेन के जितने भी सवाल हो, मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, छोटे छोटे ही होते हैं, क्योंकि 30 सवाल लिखेंगे, कितने पेज भरेंगे यार, ठीक है ना। तो उसको देखोगे आप छोटा छोटा ही रहेगा, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां भी ये फील आ रही है कि ऐसा तो किया हुआ है, चेक कर ले भाई ढंग से, केयरफुली। तो ये सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन में हमको एग्जीक्यूट करते वक्त। और उसकी शुरुआत कहां से करनी है, आज से ही करनी है। अभी जो हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, स्कोर में चल रहे हैं, स्कोर में होने वाले हैं, जो भी स्टेटस है आप लोगों का उसके हिसाब से, ठीक है ना। ड्रॉपर में हो तो शायद शुरू होने वाले हैं, और 12th में शायद चल भी रहे हैं, और अभी आगे का स्केड्यूल आ भी गया होगा, मेरे ख्याल से नहीं है, आ गया होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हमको उस समय इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब प्रिसीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब आप देख रहे हो ना कि वो न्यूमेरिकल टाइप में भी नेगेटिव डाल रहा है, और तुमको लगेगा कि इससे तो कंपटीशन घट जाएगा, तो कुछ नहीं घटने वाला है। बहुत समझदार बच्चे पैदा हो चुके हैं दुनिया में ठीक है, तुम हो कि नहीं तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये चीज का प्रिसीजन पकड़ना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं तो। कि जो सिली मिस्टेक की पूरी शुरुआत है वो क्वेश्चन से ही शुरू होती, वहीं से चालू हो जाता है, समझ में आया। तो यानी क्वेश्चन की रीडिंग और उसकी जो हैबिट है
उस पर आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ कि स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सवाल को आपको 10 बार पढ़ना है। ये बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है बेवड़ो, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया क्या कि आप उसको अच्छा सर ने बोला स्ट्रांगली पढ़ना है तो अपन 10 बार, अबे एग्जामिनेशन का टाइम भी फिक्स है वहाँ हमारे मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं लगाया कि बोलेगा लिख तू लिख मैं देखता हूँ बाकी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। 3 घंटे के बाद तुम्हें बोलेंगे चल किनारे, नहीं। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि अपन को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि हम जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा कि जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चंस पे बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा। और ये सब वही बच्चे कर पाते हैं जो एनालिसिस करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ एक चीज कि आई हैव सीन मतलब मिरेकल्स। अब बोलोगे कि कैसा, मतलब किस तरह का मिरेकल हो? ऐसा मतलब वो मतलब ऐसे हवा से मिस्री उस्री गिराने वाला वो वाला नहीं, ठीक है ना, कि हवा में ऐसे किया और ये सोने की चेन देखो बच्चों वो वाला नहीं, ठीक है ना। वो होता है कहीं और होता है, ठीक है ना। तो हाँ देखा है क्या तूने? कृष्णा को लग रहा है देखा। हाँ आसान है, आसान है। तो हम लोग ध्यान से देखें, एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एग्जामिनेशन में अपनी गलतियों की एनालिसिस कर रहे हो बच्चे, तो आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हो। मतलब मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मतलब हो सकता है कि टॉप 500 में रहते हो, जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे टॉप 500 में मतलब 500 के अंदर रहे या वैसे, वो टॉप 100 में आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस। और एनालिसिस करके उसको एग्जामिनेशन से पहले देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं देख रहे हो उसको तो उस एनालिसिस का भी कोई मतलब नहीं है। आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या गलतियां करते हो। गलतियां देखो ओवरऑल, हम देखो अपने पास टैलेंट हो सकता है वो अलग तरह का भी हो, लेकिन वाले गलतियां ओवरऑल हम 4 स्टेप पे डिटेक्ट कर सकते हैं इफ वी वांट टू एनालाइज द पेपर। और उसमें भी ऐसे नहीं बहुत ज्यादा टाइम देना है आपको, आप बस देखो उसमें क्या हो सकता है। जैसे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो पेपर का, तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी कि आपने क्वेश्चन रीडिंग में कितनी गलतियां करी हैं। इफ यू आर गुड एट इट, कि नहीं यार, मतलब गुड एट इट मतलब गलतियां करने में नहीं, मतलब यू आर गुड एट रीडिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन रीडिंग में कोई गलती नहीं है, तो अब क्या होता है कि बच्चा बोलता है कि अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। जिस दिन परफेक्शन की फीलिंग आती है उसका अगला एग्जाम बर्बाद होता है। तो पहली चीज समझिएगा कि यहाँ पे टू बी ग्रांटेड नहीं लेना हमें, कि भाई ऐसा है कि हमारा तो क्वेश्चन रीडिंग ना बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, नहीं भैया, क्योंकि हर सवाल डिफरेंट है, हर बार टेस्ट के कंडीशंस डिफरेंट है, नहीं, और हर दिन नया दिन है। तो किसी भी दिन गलती भी हो सकती है और किसी दिन तुम सुधार भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से जाती है चीज, समझ में आएगा। किसी को लग रहा है कि नहीं यार मेरे तो 5 टेस्ट अच्छे हुए थे, जेईई मेन के टेस्ट में बिगड़ गया, तो भाई वो तो अलग दिन था ना, वो अलग टेस्ट पेपर था, तूने उस दिन कैसे किया वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन तूने अगर 5 टेस्ट पहले के अगर अच्छे कर रखे हैं और उस दिन के टेस्ट की बात करेगा तूने खराब भी किया और ईमानदारी से किया है, तो इतना खराब नहीं होगा, खराब होगा बट इतना नहीं होगा। समझ में आएगा, मतलब उस लेवल के आसपास तो तू हमेशा चलेगा भाई, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सबसे पहले तो क्वेश्चन रीडिंग पे हमारे को पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी, और तभी हम बहुत सारी चीज़ों में गलतियां एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होता है वो जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला लगाते हैं हम, नहीं, तो बहुत बार हम कभी कभी कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक भी करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। जैसे मेरे को अपने प्रिपरेशन टाइम का एक गलती जो है अभी तक याद रहता है, क्योंकि वो मैंने बहुत बार किया, मतलब मुझे लगता है कि इनफाइनाइट से थोड़ा कम होगा बस, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो जैसे कभी भी एक्सेलरेशन दिया होता था, मतलब फिजिक्स में, ठीक है ना, फिजिक्स में ही देते हैं, तो एक्सेलरेशन दिया होता था, तो मैं कभी देखता नहीं था कि ये वेरिएबल है क्या है, मैं हमेशा उसको कांस्टेंट मान के काम कर देता था। बाद में पता चलता था भाई वो वेरिएबल था, नहीं ये कांस्टेंट नहीं था, ठीक है ना। तो ये मेरा मतलब जब से पढ़ाई चालू की थी ना, एग्जामिनेशन देने के तक, मतलब उससे पहले तक करी थी, करते ही रहा था, मतलब कभी भी एक भी टेस्ट ऐसा नहीं था जब मैंने ऐसी गलती ना की हो, ठीक है ना। फिर एक दिन मैंने बैठ के देखा, मैंने बोला यार ये चीज़ अच्छे से पकड़नी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद किया तो फिर वो ठीक भी हो गया, ठीक है। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हम सब मिस कर देते हैं, तो उसको जब तक नहीं लिखोगे, नहीं पकड़ोगे ना, वो गलती चलती रहेगी। और उसको जब तक अपन, मतलब क्योंकि देखो तुम्हारे पास अभी टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मार्च का भी आपके पास 3 वीक है एटलीस्ट, और ऐसे ही आपको अप्रैल में भी 2 वीक है। चलो ये भी हो गया, तो फिर आगे भी आपके पास टाइम मिलेगा ही मिलेगा सेकंड जेईई मेन तक। मतलब अगर हम पहले जेईई मेन तक कुछ अच्छा कर लें तो हम आगे भी उस पर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे को सबसे पहला तो फोकस यही होना चाहिए कि पहला जेईई मेन जो है ना, ये बेस्ट तरीके से जा ही जाए, ठीक है ना।
तो ये चीज अपन ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट में अगर कोई ऐसी गलती और वो इक्के दुक्के होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर आपने पकड़ पकड़ के उसको एलिमिनेट करते गए, ठीक है ना, क्यों गलती हुई, अब बहुत बार देखता ही नहीं बच्चा क्यों गलती हुई, बस गलती हुई, मैंने 3 की जगह 5 लिख दिया था, अरे उसके ऊपर भी कुछ गलती किया होगा बे, उसको भी देख ले एक बार, ठीक है ना। तो बस क्योंकि मन वहीं पर रहता है, क्योंकि हमारे को क्या है कि हमको लगता है कि यार नंबर इसकी वजह से नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई और भी रीजन हो, ध्यान से देखो। तो अपन को वो चीज पकड़नी पड़ेगी कॉन्सेप्ट। फिर एक फॉर्मूला है, जेईई मेन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप कोई भी सवाल पकड़ लो, सब फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, और एक फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा लगता है। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है ना। आप मैथ्स का तो कोई भी सवाल उठा लो, मेरे ख्याल से तो एक फॉर्मूले से ज्यादा जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैथ्स में तो आप अगर अच्छे लेवल की प्रैक्टिस किए तो अच्छा नंबर निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, अच्छा, ठीक है ना। तो एक तो हो गया क्या, फॉर्मूला। फिर जो चौथा पॉइंट है कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन में भी एक शानदार चीज होती है, कहीं कहीं पूरा ही शानदार होता है एक बहुत शानदार चीज होती है कि मतलब जो तुम्हारा लास्ट स्टेप है ना, 99% टाइम वही गलती होती है। ये पता नहीं कैसे होता है, मतलब ठीक है ना, हमें भी नहीं पता। मतलब आप देखना एक बार, अगर एनालिसिस नहीं किया है तो कभी करके देखना, आप ये सब देखोगे ना कि सही कह रहा था यार, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो एकदम जो लास्ट स्टेप होगा, जहाँ पे आपको अब आंसर लिखने की तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। हाँ, कोई आंसर निकाल के भी सही वो गलत मार्क करके आ जाता है, वो भी है, ठीक है ना, उसमें मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन ये केसेस थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी होते हैं, बहुतों के साथ होते हैं, ठीक है ना। तो वो लास्ट स्टेप वाला जो काम है ना, वहां पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होती है, हड़बड़ी, और हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होती है, अपन को पता ही है। हड़बड़ी किस बात की होती है कि अगले सवाल में चलना है, तो सॉल्व तो हो गया है, क्या बचा है इसमें, आता तो है मेरे को, कर दिया मैंने, नहीं, इसमें एक चीज बची है, सही आंसर मार्क करना। उसके बिना तूने कुछ भी किया हो ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मास्टर को, ना मम्मी को, ना पापा को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेकार थे, बेकार हो, बेकार रहोगे ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा सुधरना है तो सबसे पहली काम यही करना पड़ेगा कि वो जो लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप तक, मतलब या तो फिर ऐसा नहीं समझना कि सर मैंने पहले वाले थोड़े जल्दी कर दिए थे, लास्ट स्टेप पे आपने बोला था ध्यान देने के लिए, मैंने वहां ध्यान दे के रखा हुआ था, गलती पहली हो चुकी थी सर नहीं, तो अपन को यहाँ पे ये समझना होगा कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो मोर और लेस, अगर हम अच्छे सवाल को डील कर रहे होते हैं ना, या गंदे कैलकुलेशंस को भी डील कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत अलर्ट रहता है। मतलब आप देखोगे ना, गंदे कैलकुलेशन मोस्टली आपके सही हो जाते होंगे, या तो आप करते नहीं होगे, वो एक अलग बात है मतलब आपने किया ही नहीं, इतना गंदा दिखा कि आगे बढ़ते नहीं। लेकिन अगर आप गंदे कैलकुलेशन है और उसमें आप कर रहे हो और लास्ट तक गए हो, तो तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके सही है, क्योंकि उसमें आपका अलर्टनेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। गलती कहाँ होती है कैलकुलेशन में? आसान सी चीज़ों में, मतलब बिल्कुल ऐसे चिंदी सी चीज़ होगी और वहाँ पे जाके अपन ने 3 × 5 8 लिख कर नहीं पार्टी कर रहे होगे, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, बस थोड़ा थोड़ा हमारे को लास्ट स्टेप तक थोड़ा सा अपना फोकस का लेवल बढ़ाना है। मतलब देखो, जब भी इजी कैलकुलेशन आए ना, तो समझ लो कि ट्रैप है आपकी ज़िंदगी का, ये आपको बर्बाद कर सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। नहीं, 2 ही चीज़ें होगी, या तो उसमें पोटेंशियल होगा या तुम में पोटेंशियल होगा। अगर उसमें पोटेंशियल है तो तुम्हारा पोटेंशियल का क्या मतलब? नहीं, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जितने भी इजी कैलकुलेशन आते हैं ना, ये सब ट्रैप हैं आपके लिए, आपको आराम से करना होगा। और ये क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में और ज़्यादा होते हैं, मैथ्स में तो फिर भी कम होते हैं, क्योंकि मतलब ठीक है हो जाते हैं, 2 × 2 8 हो जाता है बहुत बार, लेकिन वो जब नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री का भी कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, इधर से उधर कूदा कूदी हो रहा होगा, क्वांटम वांटम पता नहीं कुछ होता है ना यार, वो फार्मूला लगाते हो, तो उसमें अलग तरीके से अपना दिमाग काम करता है, कुछ का कुछ लिख दिया और आंसर पता नहीं क्या आ गया। नहीं, आंसर आ गया मेरा 5 और उसमें दिया 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, अच्छा 0.9 सबसे क्लोज है तो 0.9 नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, यहाँ पे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग को थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन को कभी हम अपनेपन की दृष्टि से देखते नहीं है। हम एक्चुअली आईटी कर रहे हैं यार, जैसे पहले होता था ना, मैं भी कि यार आईटी कर लिया, अब सब्जी लाने थोड़ी जाऊंगा साला अरे ऐसा होता है ना यार अंदर से कि आईटीन बन गए ना, अब घर की सब्जी लाने जाऊँ, अभी जाऊँ तो फिर आईटीन बनने का क्या फायदा हुआ, अभी भी सब सब्जी मंगवाते हैं मेरे से, तो खराब लगता है ना यार। तो अपन को लगता है यार हम आईटीएन बनने हैं, कैलकुलेशन करेंगे हम, तो पहले उसको अपनेपन की दृष्टि देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना।
जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत गलत मत सोचो कि मतलब ये तो हो गया, इसके आगे तो कोई भी कर ही लेगा, ठीक है ना। मास्टर नहीं हो तुम, स्टूडेंट हो, ठीक है। तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखें क्या, कि कैलकुलेशन करते वक्त लास्ट स्टेप तक या लास्ट स्टेप पे खासकर फोकस को अपना हिलने नहीं दें, अनलेस कि हम सही आंसर तक मार्क नहीं कर लें। तो ओवरऑल हमको ये थोड़ा सा टेम्परामेंट डेवलप करना है, इससे ज़्यादा का काम इसमें है नहीं। लेकिन अगर आप टेम्परामेंट ही डेवलप नहीं कर पाते हो, बहुत सारे बच्चों का तो स्टार्ट ही ऐसा होता है, सवाल देखा और हदसना है हमको मतलब दे आर सो मच प्रिपेयर्ड कि मतलब मैं पेपर देखूंगा और मैं डर जाऊंगा। मतलब कुछ की तो प्रिपरेशन इतनी सॉलिड होती है, मतलब वो उनकी प्रिपरेशन, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मैं देखूंगा सवाल, अच्छा ये अब मेरे को डरना है। तो भाई ये वाले रूट में मत जाओ। तुमको अगर लगता है कि ये चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ, ठीक है ना, हो सकता है कि हो भी रही हो, ठीक है ना, तो मानवता के नाते मेरे को बोलना जरूरी है, ठीक है ना, कि अगर ऐसी चीज़ हो भी रही है ना, तो पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, देख लो कि कौन सा ढंग का है, पहले उसको कर लो। अगर तुम्हारे अंदर ये बहुत ज़्यादा है, इन केस कितनों में है, किसी में नहीं है, वेरी गुड तो नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है ठीक है ना, पूरा तो नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। तो आप थोड़ा स्क्रॉल कर लो, आगे पीछे कर लो, और कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लो कि ये ढंग का लग रहा है, इसको अपन करके देख लेते हैं। और ढंग का लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लंबाई से नाप के कि ये सबसे छोटा है नहीं, हाँ देख लेना, नहीं तो वाट लग जाएगी। मतलब देख लो कि एक बार कि ये किया हुआ है या इस तरह का सवाल, क्योंकि जेईई मेन में बहुत सारे सवाल आपके देखे दिखाए या करे कराए ही आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें अपन को इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को अपन को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल टेस्ट में हमको जाने से पहले, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें फिक्स करके जानी है। जैसे अब कुछ बच्चों के क्या है, सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि न्यूमेरिकल टाइप मेरे लिए बहुत डरावना होता है, कुछ से बोलोगे नहीं सर मेरे लिए तो ईजी होता है। मतलब सबके अपने अपने होते हैं ना यार, मैं क्या बोलूँ खुल के इतना। तो किसी को लगता है कि नहीं यार मेरे को डर भी लगता है, एंजाइटी भी हो जाती है, क्योंकि वंस यू गो इनटू द पेपर उसके बाद एंजाइटी नहीं होती। ये सब एंजाइटी या दही और पान वान खाने का जो रहता है ना ये एग्जामिनेशन घुसने से पहले तक रहता है। और जब पेपर हाथ में आ जाता है, ठीक है ना, उसके 2-3 मिनट तक ऐसे थोड़ा बहुत होगा प्लस माइनस, और एक बार तुम पेपर सॉल्व करने लग गए ना, यानी कि वंस यू आर इन्वॉल्व इन द वर्क, तो फिर नहीं होता। लेकिन अगर फिर से पहला सवाल नहीं हुआ तो वो जो चल रहा था वो डबल हो जाता है, नहीं हो जाता है ना, डबल हो जाता है बहुत बार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनमें इतनी हिम्मत होती है कि छोड़ के आगे बढ़े। तो अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ, जो कि फंसोगे, तो मेरे ख्याल से अपन 2-3 सवाल स्टार्टिंग में ही पिक करके जरूर देख ले, स्क्रॉल करके। मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल भी मत करने ले जाना कि 5-10 मिनट उसी में निकाल लिया ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपन को वाइज भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करके 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और वहीं से स्टार्ट कर लिया, एक नहीं हुआ दूसरे पे पिक गए, दूसरा नहीं हुआ तीसरे पे, क्योंकि बिल्कुल मतलब मान लो कि ये वो थंब रूल है कि जितने भी बच्चे दे रहे हैं एग्जामिनेशन, उसमें 90% जो बच्चे हैं वो पहले सवाल में अटकेंगे, क्योंकि पहले सवाल पे बहुत प्रेशर है यार, उसको सॉल्व होना ही है मेरे सिलेक्शन के लिए। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो नहीं समझा, मेरे 4 साल की वाट लगने वाली है, समझ में आ रहा है। तो बहुत प्रेशर है। अब जब सवाल पे इतना प्रेशर है तो कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, और कुछ ना कुछ मिस हो सकता है तो फिर वो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए आप समझना कि पहले सवाल पे हाँ, भगवान करे, मेरा पूरा आशीर्वाद है आप लोगों को, ठीक है ना, कि आप पहला सवाल सॉल्व करें और आपका पहला सवाल हो जाए, आपकी एंजाइटी वहाँ खत्म हो जाए और पूरे पेपर में बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़े। लेकिन फिर भी मान लो कि तुमने कोई पाप किया हुआ है जिसके कारण ये आशीर्वाद वर्क नहीं कर रहा है ठीक है। तो दूसरा समझदारी का तरीका क्या है कि अपन स्टार्टिंग में ही 2-3 सिलेक्ट करके रखें कि हम एक छोड़े, दूसरे पे अपन जंप करें और उसको सॉल्व करें। समझ में आ गया? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा लगता है कि यार कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ दूं। इस लेवल पे एंजाइटी पे मत जाओ कुछ नहीं मिलने वाला भाई। सेलेक्ट द मिडिल पाथ। हमेशा अपन सोचें कि भाई अब अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो मुझे क्या करना है इसको बेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब ये मौका मिलने वाला नहीं है। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा बट ये वाला मौका नहीं मिलने वाला, वो नया है। समझ में आ रही बात? तो अपन को ये चीज़ अपन को बहुत फिक्स करनी पड़ेगी कि कहीं भी बीच में कुछ सवाल या कुछ नहीं हो रहा हो। बहुत बार ऐसा होगा ना, मतलब कुछ कुछ बच्चों के साथ, देखो सबके साथ नहीं होता ये, ठीक है ना, लेकिन ऑफ कोर्स जो इसको ओवरकम कर सकता है वो सिलेक्शन डिजर्व करता है, जो नहीं कर सकता है
क्या ही डिजर्व करता है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना, सबके लिए नहीं होता, इसलिए दिमाग में मत डालना कि पहला सवाल नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ। मतलब ऐसा लाइन से हो जाता है बहुत बार, क्योंकि सबके जंबल होते हैं, पेपर्स क्या होते हैं, जंबल होते हैं। तो मतलब कभी कभी किसी के ऐसा आ जाता है सीक्वेंसिंग की नहीं हो रहा है, तो भाई तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। चौथा भी है उसमें, बहुत सारे हैं उसमें, 30 है एक एक पेपर में, तो 3 के लिए परेशान हो रहा है। अभी 27 बाकी है भाई, उसमें थोड़ा आगे बढ़ जा, ठीक है ना, रादर देन कि हम परेशान हो जाएं। क्योंकि देखो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा ही वाला पेपर टफ है। अगर तुमने प्रिपरेशन ढंग से की हुई है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा वाला पेपर टफ है, बाकी होगा तो इजी आया है। सबका सेम ही आया है, क्वेश्चन ऊपर नीचे है बस। वो भी उस वाली चीज को हैंडल कर रहा होगा, आगे करे पीछे करे, एक साथ तुमने 3 कर लिए, हो सकता है उसको एक एक करके आए, तो उसको बार बार ट्रैप होना पड़ रहा है, तो उसका टाइम हो सकता है बार बार बर्बाद हो रहा हो। तो वो अपने लिए सिचुएशन फेवरेबल बना रहा है या तुम अपने लिए सिचुएशन फेवरेबल बना रहा है, ये तुम्हारा दिमाग इंश्योर करेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितनी शक्ति है कि तुम किस तरीके से उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो। अगर उस सिचुएशन को तुम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर गए तो यू आर द विनर, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, बढ़िया तरीके से पक्का है। लेकिन हाँ, तुम वहीं पर अटक गए। मान लो कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे के 3 ऐसे आ गए, तो क्या होता है, 2 आते ही ना बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, कि अब सब बम इधर हैं तो उधर वाले सब ठीक होंगे। वो खेलते हैं ना अपन कुछ ऐसे कि मतलब सारे बम एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं तो उधर वाले सब आसान होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो बच्चा तुरंत चेंज करके दूसरी साइड चला जाता है। लेकिन कभी कभी उसकी भी किस्मत खराब होती है कि जैसे ही अगला वाला किया पता चला वो भी निकला, उन्हें वाला भाड़ में जाए पेपर। तो ये नहीं करना है कभी, मन में ये कभी भाव ही नहीं लाना है कि भाड़ में जाए पेपर, क्योंकि आप जो सिलेक्ट कर रहे हो आपको पता चल गया कि 2-3 गड़बड़ है तो होगा ना यार। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि 30 में 80% जो सवाल हैं वो बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं जैसे आपने किए हैं बेटा। मतलब 24 सवाल तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपने किए हुए होते हैं, मतलब उसमें कहीं कोई डाउट मत रखो तुम। 10 में 5 करना तो बहुत ईजी है न्यूमेरिकल में, लेकिन आप 5 कैसे सिलेक्ट करते हो इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना यार। अब तुम 5 जहर मतलब ले लो तो फिर यार उसमें मतलब कोई क्या ही करेगा। 5 जहरीले सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है या कि 5 सवाल सही करना इंपॉर्टेंट है? 5 सवाल सही करना इंपॉर्टेंट है। तो तुम वही वाला सिलेक्ट करो जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार ये मैंने करा हुआ है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि नाउ यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ एंश्योरिंग कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है या वीक एरिया है। मतलब इतने एग्जामिनेशंस के बाद तो आपको पता चल ही जाता है यार कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक एरिया है। तो तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको लिस्ट कर लो पहले से, और उसके जो सवाल आ रहे हैं उसको करो, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया का अगर सवाल आया है, अब सवाल ही बहुत स्ट्रॉन्ग है तब तो अलग बात है, लेकिन साला सवाल अगर मीडियोकर है जो उसको देख कर तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसमें ये करना है तो कर लो ना, समझ रहे हो। तो हमको ये चीज को थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा पेपर में। तो पेपर के अंदर हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंजाइटी जितनी भी होनी है वो एग्जामिनेशन से पहले होनी है। वंस यू आर इनटू द एग्जामिनेशन, वंस यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, तो अब वो एंजाइटी की जो फीलिंग है वो उतने लेवल पे नहीं रहने वाली है। तो इसलिए आप ये सोचो ना कि जब तुम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो पेपर, अभी जो तुम एंजाइटी ले रहे हो, नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है वहां पे, उसका कोई रोल नहीं है। आज मैं 10 प्रॉब्लम से घिरा हुआ, मुझे पता है कि 5 साल के बाद ये जो 10 प्रॉब्लम से पता नहीं मुझे याद भी रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी। तो मैं बतला रहा हूं कि जो एंजाइटी हमने लेकर बैठे हुए हैं ना, ठीक है, ये एक्चुअली उस एग्जामिनेशन हॉल में उसका कोई रोल ही नहीं है। और तुम क्या है इसको बढ़ाते जा रहे हो, तो अब हो क्या रहा है कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है डेली की वो इफेक्ट हो रही है। तो हर दिन जब भी ऐसी चीज हो रही हो, हर सेकंड जब भी ऐसी चीज हो रही हो, तो तुम्हें मन में संकल्प करना पड़ेगा, हमेशा ये संकल्प करना पड़ेगा कि मतलब ये तुम कर सकते हो, तभी तुमने ये स्टार्ट किया था और तुमने बहुत अच्छा किया है और तुम और अच्छा कर सकते हो अगर तुम बस 2 महीने और अच्छी तरीके से हर दिन को निकालते जाओ तो। या फिर यही इंश्योर कर लो कि यार आज अच्छा करना है, फिर कल सुबह आज अच्छा करना है, भूल जाओ पुराना क्या हुआ था। खराब हुआ था तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, अच्छा हुआ था तो भी नहीं उखाड़ सकते, तो भूल जाओ कि पुराना क्या था। आज मेरे को अपना टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो 2-3 महीने अगर इसको आपने अच्छे से दे दिया एक बार, नहीं, और एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अरबपति बन जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत सारी जो चीजें हैं आगे की ठीक ठीक होने चालू हो जाएंगी। समझ में आएगा? इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बहुत भयंकर हो जाएगा, लोग आके तुम्हारे पाँव के ऊपर पड़ने लग जाएंगे, आगे पीछे नाच गाना चालू हो जाएगा
वो सब मतलब नहीं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आगे चल के तुम्हारे को ज़िंदगी में अपना एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं कुछ भी करूँगा ना, तो मैं किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी के ऊपर मतलब सीधा माँ बाप से मत कनेक्ट कर लेना, ठीक है, उससे तो हमेशा ही डिपेंडेंट रहोगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब आस-पास या जो भी लोग तुम्हारे, ठीक है ना, फड़फड़ाएँ आगे पीछे, उनके ऊपर अपन ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया क्या? तो वो कॉन्फिडेंस आना भी जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आया क्या? तो मतलब ऐसा हो ना, मतलब कि मतलब कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, तुम्हारा बॉस, अब तुम बोले भाड़ में जा साले तुम, मतलब इतना तो बोलने का गट्स होना चाहिए ना जीवन में, ठीक है ना। तो बस वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, एक बार तो फिर बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं जाएगा घर आते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ अपन समझ लें पेपर में। समझ में आएगा? तो एग्जामिनेशन में हम लोग को इन सब पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान से काम करना चालू करें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आप बेटर कर सकते हो और भी धीरे 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 उसको और बेटर की डायरेक्शन में ले जा सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू स्टार्ट इट। अभी जैसे कि एग्जाम एंजाइटी पे हमने बात कर ली है मेरे ख्याल से मोरलेस, ठीक है ना। जब भी ये आए संकल्प करना है, इस चीज़ को समझना है कि उस एग्जामिनेशन हॉल में इसका रोल नहीं होना है, ठीक है ना। हमको डेली बेसिस पे क्या करना है, अच्छा काम करना है, ठीक है ना। तो ये एंजाइटी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी और जिस दिन लगे कि फिर से एंजाइटी आ रही है, क्योंकि फिर से एक फियर होगा। फियर क्यों होगा? क्योंकि तुम एक डिजायर है तुम्हारा आईटी के अंदर जाना, और उस डिजायर का जब भी लगेगा ना कि ये फुलफिल नहीं हो रहा है मेरे से, या लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा एंजाइटी आएगी। समझ रहे हो? जिस दिन एग्जामिनेशन खराब होगा, क्योंकि तुमने सोचा था कि ऐसा तुम्हारा एग्जामिनेशन जाना चाहिए और वो खराब हुआ, तो फिर तुम्हें गुस्सा भी आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अपन को जिंदगी अभी जीनी है 2 महीने, क्योंकि वो सब क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और टाइम जो है वो बर्बाद ही करेगा। मतलब वो किसी को लग रहा है कि नहीं यार मेरे को गुस्सा करने से थोड़ा मैं हल्का हो जाता हूँ, फिर मेरे को पढ़ाई में मन लगता है, तो 5 मिनट कर ले यार, तू तेरे को दे दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार वो फिर आगे वो मेरे से हैबिट में आगे चलता जाता है, तो मत करो। रादर देन पढ़ाई पे अपना फोकस करो, क्योंकि एक ही चीज़ तुम्हारा सिलेक्शन या रिजेक्शन पक्का करने वाली कि तुम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। उसके अलावा और कोई चीज़ तुम्हारा टाइम मतलब सिलेक्शन पक्का नहीं कर सकती। समझ में आएगा? तो अगर आप हर दिन अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो तो हो सकता हो कि तुम अभी अगर मान लो कि 80 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल ला रहे हो सकता हो कोई 90 भी ला रहा हो, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मान लो 80 परसेंटाइल तक ला रहा है और डेली तुम इस तरीके से काम कर रहे हो, तो ये मतलब कोई भी मिरेकल नहीं है कि तुम 95 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल बहुत आसानी से ला सकते हो। इवन उससे भी हायर ला सकते हो अगर आप हर दिन पे अच्छी तरीके से बिल्ड करते जाओगे तो। लेकिन अगर आप हर दिन में कुछ दिन 2 दिन पढ़ो, फिर 2 दिन पता चले अच्छा पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन फिर से गायब कर दिया, तो फिर वो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। उस मोमेंटम को बना के रखना है। जब उस मोमेंटम को बना के रखोगे तो जैसे ही आपको देखा होगा ना कि मोमेंटम जब अच्छा बन जाता है तो आप बहुत कठिन सवाल ही बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब आपका दिमाग बिल्कुल सड़ा हुआ स्टेज में चल रहा होता है तो एक इजी सवाल भी इतना भारी लगता है ना और करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सब किससे प्रेरित है? तो ऑफकोर्स हमारे काम से ही प्रेरित है। समझ में आएगा? तो यानी कि हमेशा हमको ये दिमाग में रखना है कि इधर उधर नहीं सोचना है। अच्छा हो रहा है तो भी ठीक, खराब हो रहा है तो भी ठीक, पढ़ना पड़ेगा और अच्छा मूड रख के पढ़ लो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा है ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो बस उस सिलेक्शन को सोचो और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करो। लग रहा है नहीं सिलेक्शन को सोचने पे सब प्रेशर बढ़ जाता है, तो मत सोचो, तुम तो पढ़ाई की सोचो बस, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से एग्जाम एंजाइटी वाली बात होगी। एग्जामिनेशन में नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर जो करे हुए होते हैं। एक इसका रीज़न जो कि मैंने बतलाया आपको, हालांकि मैंने बहुत सारी बातें इसमें बतला दी हैं इसके बारे में, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक बात ये है कि जो हुए होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसी में हम जो है ना वही जो बोलते हैं ना कि हम इजी ले लेते हैं। हमको लगता है यार ये तो यही है वो नहीं है बेटा, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना, ये कुछ और है और गलती इसकी वजह से हो रही है। या तुमने बहुत कैजुअली कर लिया उसको, थोड़ा केयरफुल नहीं रहे कैलकुलेशन में, वहाँ जाके गलती कर दी तुमने। तो ये जो नेगेटिव आने का है ना, खासकर उनमें जो तुम्हें आते हैं वो तुम्हारा वही ओवर कॉन्फिडेंस, या समझ में आ रहा है कि कुछ एक चीज़ है जो तुम्हें बहुत आगे ले जा रही है, तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आराम से उसको बैठ के हल कर लो, ठीक है। और नहीं तो फिर हो सकता है तुम कॉन्सेप्चुअली कुछ गलत सोच रहे हो कुछ और रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तुम ज़बरदस्ती उसको स्ट्रॉन्ग मान के बैठे हुए हो, ये भी हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा एक बार और रीथिंक कर लो उन चैप्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें और कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे वाले पे चलते हैं और कुछ और सवाल होंगे तो लेंगे। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत बार हम बहुत गड़ा के आंख देखते हैं ना, और वो जो चश्मा भी होता है वो भी आजकल एक ब्लू कट रे करके आता है, वो यूज़ कर रहे हो ना। हाँ,
नहीं उसके बाद ही बहुत बार हम क्या है उसको बहुत गड़ा के देखते हैं तो वो हो जाता है थोड़ा सा। उसके लिए ये जेई एडवांस की बात कर रही है ना तू? तब भी 2 घंटे के बाद हो ही जाता है। मेरे ख्याल थोड़ा पर्सनल भी प्रॉब्लम हो सकता है, सबके साथ होता है क्या, मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ तो ये एक पॉइंट है, देख लो, मतलब मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इसने यूज़ किया हुआ है, टेस्टेड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी नाम बता दो उसका आई ड्रॉप्स का, नाम याद नहीं है? बाबा ने दिया है, डॉक्टर ने दिया है, आई स्पेशलिस्ट ने दिया है। हाँ और भी किसी को प्रॉब्लम होती है? हाँ हाँ नहीं इसमें और कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि 2 घंटे के बाद वो पहले भी होता था? अब देखो, अब ये तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हो रहा है या कुछ ऐसी बात हो रही है तो यार देखो, हाँ मतलब नहीं डॉक्टर नहीं, वो कभी कभी हम प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब मुझे तो कुल मिला के यही समझ में आता है, मेरे साथ भी होता था, मैं बोल नहीं रहा हूँ। मेरे साथ एक बहुत भयंकर चीज़ होती थी, एग्जामिनेशन आते ही ना मुझे दिखना कम हो जाता था। मतलब मुझे दिखाई नहीं देता था, ऐसा लगता था मेरी आंखों से पानी आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अभी ये हंसने का कारण आ रहा है, तो अचानक से ऐसा लगने लग जाता था कि यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो घर पे मैं सबको परेशान, नींद पूरा होता था, तो सोने वोने में कमी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लगने लग जाता था, फिर मम्मी या पापा को बोल के डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहता कुछ नहीं है फालतू। मैं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन आ रहा है इसका। तो मतलब डॉक्टरों को भी पता होता था, वो चेक कर लेते थे ना, वो पता नहीं दूर दूर का पढ़ा वढ़ा के सब ठीक तो है यार, क्या फालतू की बातें कर रहा है। मुझे वहाँ नहीं पता था कि वहाँ पे कुछ रोल प्ले करना होता है। तो ये जो तेरा हुआ ना, वो एग्जामिनेशन के प्रेशर के कारण ही हुआ होगा, मतलब क्योंकि वो जैसे एग्जाम खत्म होता था मैं भी ठीक हो जाता था। तो मुझे भी लग गया था कि एग्जामिनेशन का प्रेशर ही है जो अलग तरीके से मेरी बॉडी में अफेक्ट कर रहा है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं उस दिन एग्जामिनेशन का प्रेशर रहा होगा, तो इसीलिए बोलेंगे थोड़ा सा लाइट सोचो, ज़्यादा परेशान होने से कुछ होता नहीं है। और लास्ट में बस यही सब है कि इस तरह के फियर अगर डेवलप करने लग जाओगे तो काम बंद हो जाएगा। फियर इज द ओनली रीजन कि आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी लग रही हो कि आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो देयर इज सम फियर जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे हो, तो जस्ट ट्राई कि आप किसी से बात करके उसको ख़त्म करो, ठीक है ना। और अच्छा है कि टीचर सही कर लो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर 2 लोग मिल जाएं फिर बोले यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, उस कहानी में मत जाएं, ठीक है ना। तो देख ले, वो बतला देगा, वो ड्रॉप कुछ बता दे भाई, नहीं याद वाद आ जाए तो। हाँ इस पे बात करेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इतनी देर से ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वर्क हमें बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है ना। नहीं कभी कभी क्या होता है ना कि रेगुलर वर्क 3 दिन अच्छा हो जाता है तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उससे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी कम भी है ना बेटा, इतना मत सोच, नहीं मतलब अगर कोई बोलेगा ना कि आउट ऑफ द 2 मुझे किस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, रेगुलर वर्क पे मुझे इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है ना। और कहीं गलती से लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और अचानक से ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, रुक जा भाई, इसी पे फोकस करना है। कोई अगर मेरे को बोले ना कि अभी क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द थिंग, इसी को पकड़ के चलना है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये अगर सारे पैरामीटर्स में बढ़िया चल रहा है विथ एफिशिएंसी तो बढ़िया चल रहा है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, कॉन्फिडेंस अगर अभी थोड़ा कम भी है तो धीरे धीरे वो आ जाएगा, उस बात के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसमें भी हो सकता हो बहुत सारे टॉपिक के होमवर्क नहीं किए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली, जितना मैं तुक्का मार सकता हूँ।
मैं तुक्के सही होते हैं, तो बहुत सारे होमवर्क नहीं हुए होंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस कम भी आ रहा होगा। लास्ट ईयर अभी कुछ दिनों पहले एग्जामिनेशन दिया है, मतलब कुछ दिनों पहले मतलब लास्ट ईयर, हाँ, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो फिर वही सब लग रहा होगा दिमाग में, तो उसकी वजह से ये जो है ना, ये अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको पकड़े नहीं, किसको पकड़े, इसको पकड़े, और ये अगर हम अच्छे तरीके से करते जाएंगे ना, धीरे 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 सब ठीक होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पकड़ के चलना, ये नहीं भी हो टेंशन नहीं लेने का, क्या करने का, इसको पकड़ के चलना है, ठीक है ना। बार बार स्ट्रॉन्ग का रिवीजन, वीक का प्रैक्टिस। देखो, तो जेई एडवांस के बारे में अगर मेरे से कोई बोलेगा ना, तो जेई एडवांस में देखो, स्ट्रॉन्ग को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है ना, लार्ज को जितना लार्ज बनाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जेई एडवांस उसी का खेल है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मेरा एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसको खूब स्ट्रॉन्ग बना रखा वैसे भी नहीं होता, ठीक है ना। तो जेई एडवांस में तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जितने टॉपिक है, मान लो कि 20 में से आपके 10 टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो उन 10 टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखो, समझ में आएगा, क्योंकि उससे आपका 50% पेपर तो आएगा ही आएगा, और आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। मतलब सिलेक्शन लेना फिर आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, समझ में आएगा। हाँ, लेकिन अब जेई मेन की अगर मैं बात करूँ, तो जेई मेन में बहुत लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि हर एक टॉपिक से एक एक सवाल जो है जंप करके आता ही रहता है, और अगर आपने मान लो अपने वीक टॉपिक को छोड़ रखा है, तो फिर वो बर्बाद होना ही होना है, समझ में आएगा जेई मेन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी कौन सी गलती कर दो पता थोड़ी है, कहीं कैजुअली ले लिया आपने तो गलती हो गया, और वीक टॉपिक क्यों नहीं हो रहा है कि पढ़ाई नहीं आपने, समझ में आ रहा है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं बैलेंस किया जेई मेन के हिसाब से गए। अभी स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्या करना है, छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट जेई मेन उठा के कर लो, जेई एडवांस कर लो, जो भी हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आप क्लास नोट्स पे मत फोकस करो ज़्यादा, क्लास के इलस्ट्रेशन पे अगर नहीं करना है फोकस मत करो ज़्यादा, जेई मेन और जेई एडवांस पे फोकस करो। एक्सरसाइज 1 जो मैथ्स की होती है, जो जेई मेन ओरिएंटेड होती है, उस पे करो, सब पे मत करने लग जाना एक बारगी से। मतलब जो जो आप कर सकते हो ना वो करो, ऐसा नहीं कि मैंने सर आपने बोला एक्सरसाइज 1 तो मैंने वो भी किया, फिर जेई मेन बोला वो भी किया। अबे तो स्ट्रॉन्ग था ना, तो तू सिर्फ जेई मेन कर लेता है, या एक्सरसाइज 1 कर लेता है, या जेई एडवांस कर लेता है। जेई एडवांस में भी क्या चीज़ करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, नहीं मल्टीपल करेक्ट, नहीं सिर्फ सिंगल करेक्ट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके सिंगल करेक्ट भी मत करना नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंगल करेक्ट है वही बहुत भारी है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को तो अभी इसको छोड़ के रखना है, ठीक है ना। बट हम लोग को ये समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक को छोड़ना नहीं है। वीक टॉपिक में अभी जैसे ये कहता है कि वीक टॉपिक है तो क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा उससे, नहीं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आप बोलो काम करने के लिए तो होता जाता है, वीक पे हो ही नहीं रहा काम। और अगर ये हो जाए तो मुझे पता है कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, नहीं। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि वो अभी तक वीक क्यों है और आगे भी वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि तुम्हारा उसमें खूब इंटरेस्ट है, खूब दबा के पढ़ रहे हो तुम उसको, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, और जो नहीं पढ़ोगे वो कमजोर हो गई। तो हमको सिलेक्शन के लिए देखो, अब ये सब देखो बोलने वाली बातें नहीं है, सब समझने वाली बातें हैं और इस पर एक्ट करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। हमको सिलेक्शन के लिए कोई नखरा नहीं उठा सकते, चॉइस नहीं हो सकता है। जिसको मान लो बॉडी बनाना है वो नखरा नहीं कर सकता ना कि यार मैं तो खाऊंगा गोलगप्पे खाऊंगा, मैं तो ये भी खाऊंगा, मैं तो वो भी खाऊंगा, मैं तो वो भी खाऊंगा। उसके लिए तो सिलेक्टिविटी है, क्योंकि उसको बॉडी बनाना है। तो जब तुमको IIT JEE का एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो क्या तुम्हारे पास सिलेक्टिविटी है क्या कि मैं यही पढ़ूं? ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शन ही नहीं है तुम उसको अवेल क्यों कर रहे हो, और अवेल कर रहे हो इसलिए जिंदगी में दर्द चल रहा है, समझ रहे हो। तो यानी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप वीक टॉपिक सोचो। मैं तो कह रहा हूं कि पहले तो ये जो बायस बना रखा है ना कि वीक है, इस बायस को पहले तो त्याग दो। तुम तो उसको पहले ईमानदारी से न्यूट्रल स्टेज पे आओ, उसको टॉपिक की तरह देखो कि ये कोई टॉपिक है नहीं, ये वीक और स्ट्रांग नहीं है, ये कोई टॉपिक है। सबसे पहले तो हम ये सोचें उसको, ठीक है। और जब ये टॉपिक है तो उसको पढ़ना है। अब वीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले कॉपी और उसकी इलस्ट्रेशन करो। क्या करो, कॉपी एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन पढ़ना है नहीं, सॉल्व करना है। इसमें भी इलस्ट्रेशंस कौन से करो, अभी सिर्फ जेईई मेन लेवल के। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ओह आई एम एंजॉइंग इट, नो डोंट एंजॉय ठीक है ना, समझ आए। एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। जो आपको लगता है कि बिल्कुल सरल एक लाइन का सवाल है, उसके क्वेश्चन वैसे वाले इलस्ट्रेशन करो,
और कुछ मतलब मिडवे वाले भी कर लेना, मॉडरेट वाले पार्ट भी, ठीक ना। बहुत ज़्यादा टफ वाला करने की जरूरत आपको नहीं है, समझ में आएगा। हाँ बोर्ड लेवल तक कर लो, वो भी सही है, मना नहीं करूँगा। फिर से दे रहा है क्या? अच्छा अभी दिया नहीं है सॉरी, हाँ अभी दिया नहीं गया, ठीक है। अच्छा ठीक चल रहा है। हाँ मतलब बोर्ड लेवल वाले ही कर लो, ठीक है ना। और क्लास इलस्ट्रेशन सॉरी जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। और जो इलस्ट्रेशन उसमें जेईई मेन के लेवल तक का कर लो, ठीक है ना, तो क्योंकि इन बच्चों का भी बोर्ड आने वाला भी है, तो वो भी काम हो जाएगा, समझ में आएगा। तो अपनी को वीक टॉपिक में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि सवाल आएगा ऐसा वाला इस वाले एंड पे, और सवाल आया भाई इस एंड पे, और तुमने साले पढ़ा नहीं है, तो इस एंड पे आए चाहे इस एंड पे आए, तुमसे होना कुछ ना है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको इजी टू टफ माने ना, तो अगर इस एंड का भी सवाल आया ना, तुम करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुमने पहले से ही बायस बना रखा है, कैसे होगा तुमसे। तो पहले तो उसको इज्जत से टॉपिक की नज़र से देखो, और एक मिनिमम लेवल तक उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लो। किस लेवल तक की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लें कि हमको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, राइट। हमको बोर्ड लेवल और जेईई मेन लेवल तक के सवाल होने चाहिए। अगर हमने इतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, तो अगर इजी लेवल का सवाल आया उस वीक टॉपिक से कम वो तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ आया भी तो तुम करोगे नहीं, तो मुझे पता ही है, क्योंकि तुम्हारा वीक टॉपिक है तो तुम ऐसे भी नहीं करने वाले हो। लेकिन हाँ अगर मान लो कि ऐसे तुम्हारे पास 10 टॉपिक हैं ऐसे, ठीक है, और 10 टॉपिक में कम से कम तुमने ये निपटा लिया, और उनसे एक एक भी सवाल आया, तो मतलब 8 तो होगा ना जो इजी लेवल का होगा, और 2 होंगे जो टफ होंगे, कम से कम 8 तो होंगे ना तुमसे, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू मैनेज द टाइम, ठीक है ना। और जब ऐसा करोगे, इस दृष्टिकोण से देखोगे, तो चीज़ें अपने आप ठीक ठीक होने लगेंगी, क्योंकि ये जो इमोशंस है ये खुद हम ही डेवलप करते हैं और खुद हम ही ड्रॉप कर सकते हैं। तो जितने इमोशंस तुम गंदे बनाना चाहते हो जीवन में, उतने बनाते जाओ, और जितने तुम गंदे इमोशंस ड्रॉप करके ये पढ़ाई करना चाहते हो, उतना तुम पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल योर विल कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आसान है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा और कोई पॉइंट था क्या जो लिखा था मैंने? ठीक है, तो ये एनालिसिस का पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखना, ये छोड़ मत देना भैया। हाँ और बताओ और कौन से पॉइंट्स हैं, और कोई क्वेश्चन है? यस मिस्टर कृष्ण सारेगामा। जेईई मेन में फिर आपका स्पीड घट जाएगा, ये स्पीड विल बी ड्रास्टिकली डाउन। याद तो करने पड़ेंगे, याद करने के लिए एप्लीकेशंस करते वक्त डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो उसको। नहीं फिर स्पीड नहीं बनेगा, मतलब इतना होता नहीं है। मतलब तुम्हें जो लगता है ना कि अगर मान लो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो हर एक प्राणी अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब मैं भी कहाँ तक कर पाऊंगा, जो मैं नॉर्मल कॉमन आदमी हूँ, ठीक है ना, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मतलब अगर 10 फॉर्मूले याद करने के लिए तो 8 तो हो जाते हैं यार। अब 2 में हो सकता हो कुछ डिराइव वाइव करके अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी पढ़ाने की स्ट्रेटजी भी वही होती है कि भाई अपन बतला देंगे ये कैसे आता है, क्यों आता है, तो भाई आप उसमें ज़्यादा एंजॉय कर लेते हो बहुत बार, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत जगह ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि देखिए फार्मूला है, ये सवाल है, ये फार्मूला है, ये सवाल है, तो फिर वहाँ बच्चे के पास दूसरा ऐसा ऑल्टरनेटिव ही नहीं होता है कि ड्राइव कर लें, क्यों, क्योंकि बताया नहीं तो कहाँ से करेगा तो ठीक है ना। तो ये शायद हमारे अच्छा पढ़ाने का एक गलत नतीजा है ये, मतलब ये थॉट। वीक टॉपिक पढ़ के जाते, पढ़ के तो सभी जाना है। नहीं तो मैंने कहाँ बोला कि ज़्यादा टॉपिक तुम ज़्यादा फोकस वीक टॉपिक करो। जैसे इसने एक पॉइंट कहा था, वो मैं अब लेना भूल गया। इसने क्या कहा कि 6 दिन जो मैं पढ़ता हूँ, 7वें दिन फिर मैं पूरा उसका रिवीजन करता हूँ। तो एक दिन के रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता है आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो यार, आप नीट की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, समझ रहे हो, डिफरेंस है दोनों की पढ़ाई में। आप अगर उधर पढ़ रहे होते और वो चीज़ को तुमको रिवाइज करना है, उसमें रीडिंग का काम ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये तो फॉर्मूले अजीब से आ रहे हैं, कभी कुछ लग रहा है कभी कुछ लग रहा है, और तुमने क्या किया कि 6 दिन का 1 दिन पढ़ना चालू किया, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो जाएगा। तो तुम लास्ट डे इतना पढ़ने की कोशिश मत करो ना, तुम तो जैसा पढ़ रहे हो उसी हिसाब से तुम एग्जामिनेशन देने जाओ। क्योंकि उसमें तुम क्या कर रहे हो कि पूरा पता नहीं कहाँ की चीज़ कहाँ घुस जाएगी, क्योंकि लास्ट दिन तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ समझ थोड़ी रहे हो, तुम रीडिंग मार रहे हो बस। तुम्हारा काम रीडिंग मारने वाला नहीं है। जेईई मेन तक तो फिर भी थोड़ा बहुत रीडिंग चल जाता होगा, लेकिन जेईई एडवांस में तो बिल्कुल नहीं चलता है।
उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो तुमने एक दिन भी बर्बाद किया, उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा भी नहीं मिला। तब तुम्हारा पूरा सिलेबस सब कुछ खत्म है 12th में हो और तुम अभी बोर्ड भी दे रहे हो, तो तुम ये काम मत ही करो ना, लास्ट डे क्यों रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस दिन तुम एग्जामिनेशन देने जा रहे होगे तो ये टेंडेंसी फिर से आएगी तुम्हारे अंदर। कैसी वाली टेंडेंसी कि अच्छा कल एग्जामिनेशन है, चलो घटाघट घटाघट पढ़ना चालू कर देते हैं। और वो टेंडेंसी जैसी आई और उस दिन तुम्हारी एंजाइटी बढ़ी, तो फिर अगले दिन क्या होने वाला है पेपर में तुम्हें पता है शायद, ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखो। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार ही होता है वैसे तो, मेरे 12th का एग्जामिनेशन था, तो पहला एग्जाम शायद फिजिक्स का था ठीक है ना। तो पहला एग्जाम फिजिक्स का था, फिर आगे भी कुछ एग्जामिनेशन थे। तो फिजिक्स वाले एग्जामिनेशन वाले दिन ये पढ़ना वो पढ़ना, ये एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट, पता नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी आने वाले थे। उस समय बहुत होता था। अभी तो जैसे क्या होता है, तुम लोग तो इतने मतलब नालायक लोग हो कि साला तुम्हारा सिर्फ 12th पूछा जाता था, ठीक है ना। हम लोग का वो इंटरमीडिएट बोर्ड होता था, ठीक है ना। तो उसमें 11th भी आता था और 12th भी आता था, दोनों साल का कोर्स आता था, ठीक है। तो अब फिजिक्स वाले एग्जामिनेशन के दिन क्या हुआ, बहुत परेशान हुआ, रात के 1-2 बज गए मेरे को, और फिर सुबह एग्जामिनेशन देने गया। एनर्जी थी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान जाने। सबसे कम नंबर उसी में है, बोर्ड वाले एग्जामिनेशन, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन फिर उसके बाद मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आराम से सोता रहा, ठीक नंबर आ गया, अच्छे नंबर आ गया, बढ़िया डिस्टिंक्शन आए थे 3 में, पहले आते थे। अब तो सब ऐसे ही हैं, नॉर्मल फर्जी लोग, ठीक है। तो मेरिटोरियस लोग होते थे उस समय, इधर ही देखो, अच्छे से देखो ठीक है। तो अपन इस चीज़ का समझें क्या कि हमको लास्ट दिन का भी ना वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन वो वाली चीज़ नहीं करें क्या कि पूरा का पूरा सप्ताह भर का रिवाइज कर रहे हो। तुमको रीडिंग नहीं मारना है, तुम्हारी पढ़ाई डिफरेंट है, तुम बोर्ड की पढ़ाई नहीं कर रहे हो या तुम वो वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम जेई की पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टू रीड। तो तुम मत करो वो काम, ठीक है ना। जैसा तुम पढ़ा 7वें दिन में तुम वैसा ही पढ़ो, अपने सिलेबस पे फोकस करो, तुम एग्जामिनेशन देकर आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट डे तो तुम्हें यही करना है ना। या तुम लास्ट डे ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि यार एक दिन में इतने सारे कैसे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो वही हैबिट हम अपनाएंगे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट था। ये कुछ बकवास, मतलब ये कुछ अच्छी बात कह रहा था। हाँ बेटा क्या कह रहा था कृष्ण, कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो नहीं होते और वीक टॉपिक तो होने ही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्यों नहीं होते, इसका ये रीज़न बताओ क्यों। क्योंकि तुमने वीक पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो उसको एवरेज करो ना। तो यही तो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्या करना है तुम्हें, नहीं तो जेई एडवांस कर लो, सिंगल करेक्ट, या कुछ जेई मेन कर लो, सीधा ही वो कर लो, ठीक है ना। तुम्हें कॉपी नहीं पढ़नी उसकी। तो तुम स्ट्रॉन्ग टॉपिक के भी टच में हो और वीक के भी टच में, क्योंकि वीक तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता था ना, जब पहले हम लोग कोचिंग कराते थे, ठीक है, करीब 10 साल पहले, 10 साल से भी ज़्यादा पहले, मतलब 15 साल पहले। बहुत सारे सोच रहे हैं 15 साल के तो हम हैं हाँ मतलब ठीक है, कोई मैं कुछ कह नहीं रहा उसके लिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो 15 साल पहले जब मैं पढ़ाता था ना, तो उस समय क्या होता था कि दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो जाता था 12th का, और फिर बच्चों को छोड़ दिया जाता था, घर जाओ, घर जाके अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन की तैयारी करो। तो बच्चा जाता था, बढ़िया कर भी रखा है उसने 2 साल तक, ठीक है ना। और फिर वो क्या होता था, 3 महीने उसने बहुत अजीब से काट दिए, मतलब बोर्ड पढ़ता रह गया, कभी कुछ पढ़ा कभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। उसका पता चलता था कि जो रिजल्ट आया ना फिर जेई एडवांस में, तो अच्छे बच्चों का भी बहुत बार रिजल्ट सफ़र कर जाता था, और जो मतलब नॉर्मली बच्चे थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके ले आते थे। तो होता क्या था उस 3 महीनों में, वो बिल्कुल टच ही छोड़ देते थे, मतलब वो पढ़ाई का आईटी जेई का टच ही छोड़ देते थे, तो पूरा बोर्ड पे शिफ्ट कर गए, या कुछ ऐसा कि हम बोर्ड के बाद कर लेंगे। उस समय बहुत बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन होते थे। क्या होता था कि जैसे ही बोर्ड खत्म होता था मार्च में, अप्रैल फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे पे जेई मेन का एग्जामिनेशन हो जाता था, AEEE का, और 1 महीने बाद जेई एडवांस का हो जाता था। तो ज़्यादा कुछ रिवीजन और ये सब ताबड़तोड़ अपना काम ही नहीं होता था। समझ में आ रहा है कि मतलब उसके बाद वो तुरंत जेई मेन देना है तुम्हें, और उसके बाद 1 महीने बाद जेई एडवांस देना है, समझ में आया। तो ज़्यादा रिवीजन का भी टाइम नहीं मिला किसी को। तो लेकिन जो बच्चे 3 महीने तक उसके टच में रहे, उनका रिजल्ट अच्छा हो गया, और जो भी यहाँ 2 साल अच्छा परफॉर्म किया और 3 महीने नहीं रहे, तो वो गड़बड़ हो गया। तो उस समय जहाँ भी हम लोग पढ़ाते थे वहाँ पे ये एक बहुत मेजर कहते थे ना ड्रॉबैक रहता था। तो फिर जब हमने इंस्टीट्यूट चेंज किया था, तो ये ड्रॉबैक हमने हटाया था कि वो जो 2-3 महीने भी थे, उसमें कम से कम 2 महीने हमने बच्चों के ऑक्यूपाई करने चालू कर दिए कि जनवरी और फरवरी तक तो इनको बिठा के रखें ही रखें। बोर्ड का भी करो तुम थोड़ा थोड़ा,
और साथ ही साथ जेई का भी तुम साथ नहीं छोड़ो, समझ में आएगा। और ड्रास्टिकली फिर रिजल्ट जो है चेंज होने चालू हो गए उन बच्चों के, ठीक है ना। तो अपन इस चीज़ को समझे कि हम स्ट्रांग और वीक में अगर कभी भी ऐसा कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग है, मैंने उसको छोड़ दिया, और वीक है, समझ रहे हो, हम उसको पढ़ते रह गए, तो फिर स्ट्रांग तो नहीं होना था क्योंकि तुमने उसको छोड़ दिया भाई, ठीक है। और वीक तो तुम्हारा वीक ही था, उस पर तुमने इतना ध्यान तो दिया नहीं। एक ऐसा ही बच्चा मिला था मेरे को, ठीक है ना, उसकी भी रैंक 110 के आसपास थी और वो अच्छा था, वो टॉप 100 में भी आ सकता था। उसके साथ क्या हुआ कि किसी ने उसको ज्ञान दे दिया, ज्ञान ऐसा दे दिया कि देख तेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, नस नस में बहता है मतलब खून में दौड़ता है तेरे मैथ्स। तो उसने क्या किया, बीच में मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया भाई ने, किसी टीचर ने ज्ञान दिया होगा तो उसने छोड़ दिया, और वो जो उसके वीक सब्जेक्ट थे, नाम नहीं लूँगा, वो पढ़ना चालू कर दिया उसने समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद आया, महीने भर के बाद, कि सर मैथ्स में मेरे सवाल ही नहीं हो रहे। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया भाई, मैथ्स में सवाल नहीं हो रहे। फिर उसने बताया कि मैं 1 महीने से मैथ्स कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने बोला कि 1 महीने और रुक जाते इतनी जल्दी तुमने कर लिया एस्टिमेट। मुझे लगा कि लगता है 1 महीना और तो एग्जामिनेशन हो जाता, फिर बात करते हैं आराम से बैठ के। तो समझ रहे हो, तो अच्छे बच्चे जो टॉप 100 भी डिजर्व कर सकते थे, ठीक है ना, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों से ना बाहर जाते हैं। तो देखो 100 और 110 में तो 1-2 नंबर का गैप रहता हुआ, ठीक है ना, गैप रहता है, ध्यान रखना बोल रहा हूं मैं ठीक है। 3000 से 4000 जब रैंक जाती है ना, तो 1 ही नंबर का गैप रहता है, नहीं समझे। जैसे किसी बच्चे की रैंक है 3000 और किसी की है 4000, तो हार्डली या फिर और नीचे थोड़ा सा कर लो, 1 नंबर का गैप रहता है। 1 नंबर पे हजार बच्चे रहते हैं, 2-2, 3-3 नंबर पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो हजार बच्चे आते हैं, आप समझ रहे हो। तो मतलब इस लेवल का कंपटीशन रहता है, तो आप सवाल गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बार बार बोला जाता है कि जितने कर रहे हो उतने सही करो, मेक श्योर, ठीक है। कोई भी टॉपिक को ऐसा नहीं सोचो कि यार पूछ के देख पूछ लिया ना किसी दिन धीरे से भी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रांग के भी कांटेक्ट में रहे, वीक के भी कांटेक्ट में रहे। वीक के कांटेक्ट में क्यों रहे, क्योंकि उसको अच्छे लेवल पे लाना है। स्ट्रांग के कांटेक्ट में क्यों रहे, कि वो वीक ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बदतमीजी से काम नहीं करेंगे, ठीक है, समझदारी से काम करेंगे, हंसते रहेंगे, वेरी गुड और क्या। हाँ देखो टेस्ट तो हम लोग ले ही रहे, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में तो तू अभी दिमाग मत ही लगा, जितने लेंगे उतने ही देने तेरे को, ठीक है। उससे ज़्यादा हमको टेस्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचना है, क्लियर है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जैसे सिंस कुछ ड्रॉपर्स को ऐसा लगता है, ठीक है ना, अब वो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। 12th वालों को तो लगता है कि पूरा पढ़ना चाहिए, 12th वालों को शायद मुझे ख्याल से ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं थ्योरी के थ्रू करूँ या रिवीजन के इसके थ्रू करूँ, मतलब ऐसा नहीं लगता होगा, ठीक है ना। और थोड़ा कर लिया रिवीजन तो अभी थोड़ा सा ठीक ठीक लगने लग गया होगा। जैसे क्या होता था ना कि नवंबर तक तो ऐसी हालत ख़राब रहती है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 10% आ गया 5% आ गया। तो आप थोड़ा अगर आपने रिवाइज किया होगा 2-3 महीने, ठीक है ना, तो आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी लग रही होगी कि हाँ यार अब कुछ तो भी कर सकते हैं, सही है क्या। और 1-1.5 महीना बिल्ड करोगे तो और अच्छा कर लोगे, सही है क्या। ज़्यादा टाइम हो गया क्या रे, नहीं। तो अपन इस चीज़ को समझे कि ड्रॉपर में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार थ्योरी तो मुझे आती ही है, तो मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे क्लास नोट्स क्वेश्चंस के थ्रू करने चाहिए। तो बुरा भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप चाहो तो अगर लगता है कि इसका मेरे को, ये ड्रॉपर्स के लिए खासकर, ठीक है ना, कि अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी थ्योरी आती है मेरे को, फॉर्मूला याद है मेरे को, ठीक है ना, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं उसके थ्रू आप पढ़ने की कोशिश करो। खास साथ ही साथ टेस्ट पेपर में जो गलतियाँ हो रही हैं उसके भी एनालिसिस में पकड़ो कि कहाँ पे आपका थ्योरी वाला सेक्शन वीक है, उसको भी आप करो। अगर उसको भी करोगे आप तो यू विल फील कि धीरे धीरे चीज़ें आपकी ग्रिप में आ रही हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है आपको कि थ्योरी आती है, फालतू में फैल रहे हो, तो मत करो। मतलब अपने आप को सही तरीके से जज करते हुए ये काम करना। मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आपको थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप ड्रॉपर में हो, आपको थ्योरी आती है यार, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों आपको बार बार बोलूँगा वो चीज़ करने के लिए, ठीक है ना। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, राइट।
क्वेश्चन लिस्ट शीट ही करना है। जेईई मेन पे आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस शीट पे ही फोकस करते रहना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं। फिर टेस्ट पेपर है ही, वो मिला क्या जेईई का जो लास्ट ईयर का कलेक्शन है? 12th वालों को भी नहीं मिला? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं और कुछ। हाँ जिनके लेक्चर से नहीं देखे अभी तो है टाइम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर अगर आपने चाचा 2 मिनट बस। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास आपका बाकी सब कुछ हो रखा है और 1-2 ही टॉपिक ऐसे हैं तो उसके लेक्चर देख सकते हो, कोई इशू नहीं। क्या लग रहा है कि बहुत सारे बाकी हैं? हाँ तो फिर ज़्यादा लेक्चर मत देखो, एक को पहले साधो, मतलब कोई एक पहले पकड़ लो कि मतलब 4 जैसे है ना, 1 2 3 4, तो पहले कोई एक 1 पकड़ लो, ठीक है ना, उसको आराम से धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि पहले इसी को सारा करेंगे फिर उधर करेंगे फिर उसमें बर्बाद हो जाओगे। एक कोई पकड़ लो आराम से करो। नहीं तो मैंने बताया ना, जेईई मेन, जेईई एडवांस और एक्सरसाइज 1, यही 3 पे भी प्राइमरीली फोकस करिए। और जेईई एडवांस में भी कौन सा बेटा? सिंगल करें, बस यही फोकस करना है अभी। तो अगर जो भी पेंडिंग वर्क भी कर रहे हो ना तो इसी में करना है आपको, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, किसी में भी। हाँ बोर्ड के लिए थोड़ा थोड़ा, जैसे 12th वाले बच्चे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं मैं मना करूँगा कि बिल्कुल भी मत पढ़ो। कम से कम 2 घंटे तो अभी निकालो एटलीस्ट डेली। और टर्म 2 में मेरे ख्याल से ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, तो अगर 2-2 घंटे भी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारी अपने आप ही। तो अभी कोई प्रेशर तो है नहीं। 14 घंटे में अगर तुम 2 घंटे इसके लिए निकालते हो तो स्टिल यू हैव 12 आवर्स लेफ्ट। और फिर एक बार एनालाइज कर लेना अराउंड 1 अप्रैल कि अभी कितना सिलेबस आपका बोर्ड का बाकी है। लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बाकी है तो 2 घंटे की जगह 3 घंटे 4 घंटे तक ले जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेजर करते रहना, छोड़ना मत, ठीक है ना, बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हाँ नहीं फर्स्ट ही करना है। अरे भाई किसने बोला सेकंड पे जाना है? अभी प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं होगी, प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होगी। जैसे बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि मरते मरते ही बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, तो एग्ज़ाम देते देते ही बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी ठीक है, और उसके भी जो रह जाएंगी जो पहले रैंक पे आ रहा है इसलिए चिंता मत करो। हाँ नेक्स्ट हाँ अब करना है ना, सोचने में टाइम कम है। आई एग्री, आई एम टोटली एग्री विथ यू। मतलब अगर तुम सोचोगे कि टाइम कम है तो है, लेकिन जब आप काम करने लग जाओगे ना तो फिर शायद आपको लगेगा बहुत समय। नहीं इतना ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहली बार में अगर अच्छे से पढ़ा है और होमवर्क किया है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा सिर्फ थ्योरी या फॉर्मूले देख लीजिए। और जेईई मेन के जो क्वेश्चंस हैं 50 नहीं तो कम से कम 25 जो सेकेंड अटेम्प्ट वाले होंगे उसको कर लीजिए। अगर आपने मार्क किया है, उस समय ऑर्गेनाइज वे में काम किया है, तो आपको पता होगा सेकेंड अटेम्प्ट में कौन से सवाल हुए हैं, तो पहले उसको कर लो। आप वो सोचोगे ना कि मैं ऐसा हो जाए, ठीक है ना, तो उसका कोई वो नहीं है, और छोड़ नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। नहीं अगर 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसा है तो ठीक है, आप धीरे धीरे ट्राई करते रहो उसको, क्योंकि अभी भी आपके पास सिंस यू आर ड्रॉपर तो आपके पास एक अटेम्प्ट का दूसरे अटेम्प्ट में भी महीने भर का समय है, तो वहाँ भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। समझ में आएगा? लेकिन हाँ लग रहा है कि नहीं यार बिल्कुल बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, तो फिर हमको फिर अब सेकेंड अटेम्प्ट के हिसाब से ही सोचना चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है नहीं 2-3 चैप्टर ऐसे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते जाओ साथ ही साथ, ताकि आपका कंप्लीट होता जाए, ठीक है ना। घबराना नहीं है। आप सोचोगे समय कम है तो आंसर इज यस, लेकिन जब आप काम करने लगोगे तो आपको अपने आप फील हो जाएगा कि है अभी समय, कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। हाँ
मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक कोशिश करो यार, ठीक है ना। और करीब करीब 10 से 12 के बीच में स्क्रीन टाइम को ख़त्म करने की कोशिश करो, मतलब कुछ मोबाइल वोबाइल ना ही देखो तो बेटर है, क्योंकि लास्ट डे भी प्रॉब्लम आएगा जब एग्जामिनेशन देने जाओगे, तो उस समय के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। हाँ जी, कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन करो और छोड़ दो वहीं पर, फिर बाद में आके कर लेना। हाँ बस निकल लो, मतलब वहीं पे छोड़ दो, लग रहा है फंस गए और नीट एंड क्लीन किया है तो दोबारा पिक कर लो आके। तू क्या कैलकुलेशन करेगा अर्थमेटिक से? नहीं तो तू इसको फास्ट पेस में करता जा, जितना हो सकता है उतना करेंगे। मैं तुझे बोलूँगा ये टारगेट है तेरा 80% होना चाहिए, तो तू 80% में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सवाल का आंसर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हर दिन तू कितनी मेहनत कर रहे हैं, 14 घंटे में कितना टाइम निकाल रहा है अच्छी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। तो अगर तू सोचेगा कि परसेंटेज सिलेबस इज़ प्रोपोर्शनल टू समथिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है 65% ही किसी का सिलेबस पूरा है और उससे गलतियाँ नहीं होती हैं, होता होगा ना ऐसा भी बच्चा, ऐसा थोड़ी कि जनरलाइज कर सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। हो सकता है उसकी परसेंटाइल अच्छी आ गई क्योंकि वो 65% से ज़्यादा पेपर आए थे, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ होती है, बहुत बार होता है ना ये कि यार सुबह सुबह पढ़ रहा था ये वाली चीज़ और ये 2-3 चीज़ें तो यही आ गई नहीं, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि यार 3 घंटे सुबह बर्बाद कर दिए बेकार में, कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। तो ये सब तो प्रोबेबिलिटी का खेल है, इसमें तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बोल सकते हैं कि हर दिन जो 14 घंटा है उसको बहुत ईमानदारी से करें, अपने आप सब चीज़ ठीक होता नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।